हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटें ताकि सभी लोग फ्री एजुकेशन का लाभ ले सकें। चलिए, आज का जो पार्ट है हिस्ट्री पार्ट 10, जिसके अंतर्गत मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका मध्यकालीन भारत। ठीक है, हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे और इसके भी कई पार्ट आएंगे जिसमें जल्द से जल्द मैं मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे हम दिल्ली सल्तनत। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक, सैयद और लोदी, ये 5 वंश के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बताऊंगा। फिर अगले पार्ट में तुगलक, सैयद और भी आगे जो है पार्ट आते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम गुलाम वंश से। जैसा कि आपको पता है कि गुलाम वंश की जो स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के बीच में स्थापना हुई थी 1206 की। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा गुलाम वंश की सीरीज़ दी हुई है कि कौन कौन कैसे कैसे आया। तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान पहली शासिका महिला वाली, ठीक है, बहराम शाह, मसूद शाह, महमूद, ठीक है, बलवन, ये फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला कौन सा है, कैमुर्स। तो इस टाइप से ये गुलाम वंश की जो है इतने सारे लोगों ने शासन किया है। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। चलिए, तो गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, 1206 ईस्वी में। वो भी किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। ठीक है, अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये कौन था, इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली का पहला मुसलमान तुर्क शासक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, तथा भारत में तुर्की जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था, अगर आपने भूगोल का वीडियो देखा होगा, तो तुर्की एक ऐसा देश है जो कि आपका एशिया के अंतर्गत भी आता है और यूरोप के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और रूस भी था जो कि एशिया के अंतर्गत भी आता है और यूरोप के अंतर्गत भी आता है। तो यहाँ पे हमने देखा था। तो ठीक है, चलिए भूगोल की डिस्कस कर चुके हैं। तो तुर्की राज्य का संस्थापक भी वही था। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क था तथा उसके माता पिता तुर्किस्तान के निवासी थे। मोहम्मद गौरी के समय ऐबक ने एक योग्य सेनापति के रूप में कार्य करते हुए समस्त युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु हो जाने पर लाहौर की जनता ने ऐबक को दिल्ली से लाहौर आकर शासन सत्ता संभालने के लिए आमंत्रित किया। यानी कि वहाँ की जनता ने उसको बोला कि आप आइए और दिल्ली जो है वहाँ का शासन या सत्ता अपने हाथों में लीजिए, दिल्ली की बागडोर अपने हाथों में लीजिए। चलिए, और हम देखते हैं ऐबक के बारे में। तो ऐबक ने 25 जून 1206 ईस्वी को गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात अपना राज्याभिषेक करवाया तथा सुल्तान की जगह मलिक एवं सिपह सालार की पदवियों से संतुष्ट रहा था। परंतु जब ऐबक गौरी द्वारा विजित प्रदेशों का शासक बना तो उसने अनेक उसके सामने बहुत सी कठिनाइयां आई। जैसे राजपूत शासक आ गए, कई विद्रोह करने लगे बंगाल में। ऐबक का शासन खिलजी सरदार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारी चारों तरफ से उसको परेशानियां आने लगी। जैसा कि हम बोलते हैं ना, जब अच्छा काम करते हैं या कोई हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो उसके पहले बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सब जो है उसके साथ होने लगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ऐबक ने 1197 ईस्वी में जो है अनहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय को पराजित कर गुजरात पर भी अपना शासन कर लिया था। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ मिसिंग दिमाग में आ रही होगी कि इसके पहले तो यार मोहम्मद गौरी आया हुआ था, महमूद गजनी आया हुआ था, है ना। भीम द्वितीय को आपने जब सुना होगा तो आपको मोहम्मद गौरी की बात याद आ गई होगी। ठीक, 1178 वाली लड़ाई याद आई होगी। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अरबों का आक्रमण था वहाँ से हमारा जो है मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है। लेकिन मैंने दिल्ली सल्तनत पढ़ाया है। आक्रमण वाली चीज़ का एक मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है मैं आपको मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी और जो अरबी आक्रमण हुए थे उनकी पूरी डिटेल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन मत पैदा कीजिए। अगला वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको युद्ध के बारे में समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब 1202 से 3 के बीच में जो है कालिंजर के राजा परमारदिदेव को पराजित किया उन्होंने तथा बंगाल बिहार पर आक्रमण किया और कई जगह जो है सभी जगह अपना जो है राज को स्थापित करते गए और जीतते गए।
चलिए, अब जो चीज़ें बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में आती हैं, तो डिटेल हमने पढ़ ली थ्योरी लिखने के हिसाब से। मेंस वगैरह में अगर आ गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 50 शब्दों में आप अपनी राय दीजिए या लिखिए, तो उसमें आपको काम आएगा। लेकिन अब जो ऑब्जेक्टिव में जो आता है उसको हम देखते हैं। अब गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी उदारता के कारण उसको लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाख वक्स किसको कहा जाता था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, तो या नींव किसने डाली या निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया, तो इसका आंसर जाता है ऐबक। लेकिन जो है क्या बोलते हैं कार्य कुतुबुद्दीन को पूरा किसने बनवाया, तो वो फिर इसका आंसर जाता है कौन। इसका आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट करके बताइए। इसका आंसर वैसे आगे मैं बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना है। जब यहाँ पे वीडियो आएगा तो आपको कमेंट करना है, आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। चलिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि ऐबक, अब इतना तो उसने करवा दिया। अब ऐबक की बात आई तो 1210 ईस्वी में चौगान एक गेम है जिसको आजकल पोलो कहा जाता है, वो खेलते समय जो है उसकी मृत्यु हो गई। यानी नॉर्मल खेल रहा होगा, गिर गया होगा तो मर गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब चले गए। अब आएंगे इल्तुतमिश साहब या आराम साहब भी आएंगे बीच में, देखते हैं। इल्तुतमिश की अगर हम बात करते हैं तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासों का एक दल बनाया। यानी कि जो इल्तुतमिश था, ठीक है, इल्तुतमिश उसने क्या किया है कि जो देखिए थोड़ा सा इल्तुतमिश का मैं आपको बता देता हूँ डिटेल कैसा हुआ था कि अब ऐबक जब मर गया था तो ऐबक के मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, आराम शाह बना था। आराम शाह, नाम में ही इसके आराम है, आराम शाह, तो जैसा नाम वैसा वो रहेगा। अब 8 महीने तक इसने ओनली 8 महीने तक शासन किया है। कितना, 8 महीने तक। ये आपको याद रखना है कि उसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। अब 8 महीने सिर्फ वो आराम करता था, क्योंकि नाम ही है आराम शाह, तो वो कुछ खास कर नहीं पाया। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी, उसके बाद वो जो है बैठा अपने शासन पे। तो ये बीच में आता है इल्तुतमिश के, ठीक है, याद रखिएगा। अब इल्तुतमिश को देखते हैं। तो इसने एक दल बनाया था जिसको कहते थे तुर्कान ए चहलगानी। इसके अंतर्गत कितने 40 दासों का ये समूह था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 40 दासों के समूह को क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के समय, या मिडिवल हिस्ट्री या प्राचीन काल भारत में, तो तुर्कान ए चहलगानी। अब देखिए एक आगे जब इसी में हम पढ़ेंगे बलवन के बारे में, तो बलवन ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि तुर्कान ए चहलगानी जो था इसको किसने समाप्त किया था, तो बलवन ने किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अब इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा, जिसे इक्ता कहा गया। क्या कहा गया, इक्ता। और इसका प्रशासक जो है इक्तादार होता था। तो पूछा जाता था कि इक्ता व्यवस्था किसने लाई, तो इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया, जो कि क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको आंसर मिल गया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली लाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हिस्ट्री में राजधानी के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहता है, क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि किसने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो आएगा इल्तुतमिश। अब देखिए, अब इल्तुतमिश के थोड़े से कार्य, जैसे कि 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, और थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इसने तो सबसे पहले कुतुब मीनार का जो कार्य है वो पूर्ण करवाया। ठीक है, इसके बाद इसने एक सिक्का जारी किया था, 2 सिक्के, एक नहीं 2 सिक्के इसने जारी किए थे, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिक्का है कि इसने अरबी सिक्के जारी किए थे, शुद्ध अरबी। तो अरबी सिक्के रहेंगे, कौन से रहेंगे, अरबी। अब उस सिक्कों का नाम क्या था, तो एक था टंका, ठीक, और दूसरा था जीतल। क्या था, जीतल। तो टंका जो था वो था चांदी का, ठीक, चांदी का क्या था, टंका, और तांबे का था जीतल। तो ये आपको याद रखना है, जीतल तांबे का और टंका जो है चांदी का। ये 2 सिक्के चलाए थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब इसके बाद हम आते हैं रजिया सुल्तान के बारे में बात करते हैं। तो अगर रजिया सुल्तान की हम बात करें तो 1236 से 1240 यानी कि लगभग 4 साल इनका शासन रहा, और ये भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। कौन सी, प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। अब जो है
रजिया थे, रजिया ने कुछ कुछ चीज़ें जो हैं चेंज की थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। इन स्लाइडों में मैंने वही पॉइंट लिए हैं जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, ज़्यादा डिटेल मैं कवर नहीं करूँगा। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्यागा, यानी कि पर्दा प्रथा उसने चेंज किया। जैसा कि आपको पता है मुस्लिम प्रथा में बुर्खा वगैरह पहन के जाना पड़ता है, तो इसने ये चीज़ हटाया। उसने क्या किया, एक कुबा जिसको कोट बोला जाता है, कुबा, तथा कुलाह जिसको टोपी बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कुलाह का मतलब क्या है तो टोपी, कुबा का मतलब क्या है तो कोट। और इसको पहन के सबसे पहले या फिर ये प्रचलन में किसने लाया तो रजिया सुल्तान, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसने धारण किया, यानी कि ये सब पहन के जो है वो आती थी अपने क्या बोलते हैं कि शासन करने, या जो उसका राज दरबार था, राज दरबार में वो ये सब जो है पहनकर राज दरबारों में आती थी, यानी कि उसका मुंह खुला रहता था, मुंह जो है उसका ढका नहीं रहता था। अब उसने क्या किया कि भटिंडा के जो प्रशासक थे अल्तुनिया, उससे उसने शादी कर ली थी। किससे कर ली थी? अल्तुनिया से शादी की थी। अब शादी करने के बाद जो है रजिया पुनः गद्दी प्राप्त। अब बीच में क्या हुआ था, देखिए बीच में हुआ था कि जो इसका जो है थोड़ा सा क्या है कि एक तो महिला शासिका थी, तो उसके सपोर्ट में लोग नहीं थे, तो जिस कारण से उसको शासन करने में थोड़ी दिक्कत हुई। उसको जो है हटा दिया गया गद्दी से, और बहराम शाह एक था, है ना, उसको गद्दी से हटा दिया गया था, और बहराम शाह था, उसको गद्दी पे बैठा दिया गया था। तो अब ये गद्दी पे बैठ गया था। अब गद्दी पे इसके बैठने के बाद रजिया ने फिर शादी कर ली। शादी की उसके बाद फिर से उसने प्रयास किया अपने पति के साथ कि यार मैं बैठ जाऊं फिर से गद्दी पे, लेकिन जो है गद्दी पे वो बैठ नहीं पाए। उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो ये 40 था, 1240 में एक युद्ध हुआ था जो आपको पता होगा, कैथल का युद्ध। ठीक है, तो कैथल के युद्ध में क्या हुआ कि कैथल के युद्ध में जानबूझकर रजिया की जो है हत्या करवाई गई थी। वो ऐसा कोई वो नहीं था, पहले से ही डिसाइडेड था कि इसमें जो है रजिया को मरवाना है। तो कैथल के युद्ध में रजिया का शासन समाप्त हुआ। तो इन्होंने लगभग 4 साल शासन किया। मोस्ट IMP फैक्ट यही था, टोपी कोट धारण किया। और मृत्यु कब हुई? कैथल में 1240 में रजिया की मृत्यु हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं बलवन के बारे में। ठीक है, अब बहराम शाह जो था, अब बहराम शाह भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। बहराम शाह 1246 में उनकी भी हत्या कर दी गई। और उसकी हत्या करने के बाद जो है मसूद शाह, ठीक है, मसूद शाह हत्या करके मतलब दिल्ली का शासन बन गया। कौन सा? मसूद शाह। ठीक, इन लोग का ज़्यादा शासन नहीं है, मसूद शाह बना। अब मसूद शाह शासन बना, अब ये भी लगभग 2 साल तक कर पाए। और 2 साल क्या, उसे मुश्किल से 10-12 महीने कर पाए होंगे। और उसके बाद इसकी भी हत्या करके बलवन, ठीक है, बलवन जो है वहाँ का शासन संभालने लगा। ठीक है, अब बलवन जो है बीच में और कई लोग आए। तो बलवन का मेन फैक्ट है जो बलवन के बारे में हम पढ़ेंगे, इन लोग के बारे में क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब बलवन की बात करें तो 1265 के समय जो है बलवन षड्यंत्र करना चालू कर दिया था। 46-47 के बीच में ही जो है बलवन ने है षड्यंत्र करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो शासन में था वहाँ से, ताकि उसको पहले से ही गद्दी पे बैठना था। तो अब दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजस्व संधि विचार प्रस्तुत किया था। तो ये एक पहला सुल्तान था, ठीक है, जिसने इस टाइप का कुछ किया था। और देख, तो यहाँ पे हम बलवन के बारे में देख रहे थे। तो बलवन ने और क्या काम किया देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बलवन ने फारसी यानी कि ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पाबोस की प्रथा चलाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस की प्रथा किसने शुरू की? तो बलवन ने शुरू की। उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की जो है शुरुआत करी। किसने करी नवरोज उत्सव की शुरुआत? बलवन ने। ये बहुत ही IMP फैक्ट है, और ये तो सबसे IMP, वेरी IMP। बलवन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति, तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन बन सकते हैं कि लौह रक्त की नीति किसने चालू करी? तो बलवन ने करी। उसके बाद नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ कराया? तो बलवन ने कराया। और सिजदा तथा पाबोस या पौबोस, जो भी आप पढ़ें, लूसेंट वगैरह आप देखेंगे तो उसमें पैबोस लिखा होगा, ठीक है। तो कई बुकों में कई तरीके से लिखा रहता है, तो आपको पाबोस पैबोस जो भी याद रखना हो आप रख सकते हैं। तो ये भी किसने चालू कराई? बलवन ने चालू कराई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बलवन ने चालू कर दिया। अब बलवन के बाद क्या हुआ कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे राज दरबारी कवि। तो बलवन के समय में कौन था राज दरबारी कवि था जो कि मोस्ट IMP आपने सुना होगा? अमीर खुसरो, ठीक। अमीर खुसरो जो था, अमीर खुसरो, अमीर हसन,
अमीर हसन। तो ये लोग जो थे उसके राज दरबार के फारसी प्रसिद्ध कवि थे। कौन से कवि थे? फारसी प्रसिद्ध कवि थे। अब इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि गुलाम वंश चल रहा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुर्स था। ये भी पूछा जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैमुर्स था। तो कैमुर्स के बाद जो है गुलाम वंश की ख़त्म हो गई और उसके बाद जो है आपका खिलजी वंश आया। तो अब हम मूव करेंगे खिलजी वंश के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे गुलाम वंश समाप्त हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिए हैं आपको, उसी में से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए मूव करते हैं हम खिलजी वंश का, देखते हैं खिलजी वंश के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में इसका शासनकाल रहा। खिलजी वंश के अंतर्गत देखते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी था, फिर अलाउद्दीन खिलजी था, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था, फिर उसके बाद नसरुद्दीन खुसरू शाह था 1320 के आसपास। तो देखिए खिलजी वंश ने जो है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस बार का आपने पीएससी दिया होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि दिल्ली पे सबसे कम शासन किसने किया? तो दिल्ली पे जो है सबसे कम शासन किया है आपका खिलजी वंश ने, ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो देखते हैं कि कैसा चल रहा है। जैसे खिलजी के जो है विजय अभियान आप देख सकते हैं, मालवा, देवगिरी, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, ठीक है, सिवाना, जालौर, इस पे जो है इस तरीके से सुल्तान मतलब इन्होंने अपना शासनकाल किया या इसको जीता। तो खिलजी के बारे में आपको बताता हूँ, खिलजी वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का जब शासन समाप्त हो गया तो उसके बाद 1290 में खिलजी वंश आया और इसकी स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन, यहाँ पे आप फिरोज ऐड कर सकते हैं, इसको फिरोज खिलजी ने जो है इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसने किलोखरी में अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ? किलोखरी, याद रखिएगा राजधानी है क्योंकि ये किलोखरी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। अब जलालुद्दीन की हत्या जो है 1296, देखिए 1290 से 96 बोला जा रहा है ना, तो 1296 में उसका जो उसके भतीजा एवं दामाद जो कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, ने कहाँ पे? इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद जो कि यूपी में है, इलाहाबाद के आसपास उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो है दिल्ली का सुल्तान कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी बन गया 1296 में दिल्ली का सुल्तान। अब अलाउद्दीन खिलजी, इसके बचपन का नाम क्या था? इसके बचपन का नाम था अली। बचपन का नाम था अली या फिर गुरसप्पा भी इसको कहा जाता था। इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है इसने दो चीज़ चालू करी थी। एक स्थायी सेना, क्या चालू करी थी? स्थायी सेना। उसके बाद और नकद यानी कि कैश, नगद वेतन। तो ये चीज़ इसका बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थायी सेना और नगद वेतन की व्यवस्था किसने चालू कराई थी खिलजी वंश में? तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि इक्ता भूमि। इक्ता भूमि क्या थी? सल्तनत कालीन भूमि व्यवस्था को देख लेते हैं। तो इक्ता भूमि के अंतर्गत क्या है? भूमि का वह टुकड़ा जो राजकीय अधिकारियों को उसके नगद वेतन के एवज में दिया जाता था, यानी कि नगद वेतन की जगह पे भूमि दी जाती थी। ठीक है, तो ये इक्ता भूमि इसको कहा गया था। इस भूमि से होने वाली आय अधिकारियों के वेतन के बराबर होती थी, यानी कि इस जो भूमि है आप उस पर उपजाइए, उसमें जितना उपज होगा वो लगभग आपका जो वेतन होता था उसके बराबर आपको मिलेगा। खलीसा भूमि की बात करते हैं तो इसे सुल्तान की भूमि कहा जाता था। इस भूमि की आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रहती थी। अमलाक भूमि की बात करते हैं तो लगान रहित भूमि जैसे कि मिल्क, वल्फ और इनाम, धर्म संबंधी तथा अन्य दान कार्यों के लिए ये दी जाती थी। इतलाक की बात करें तो वह भूमि जिसका प्रबंध सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों से करवाता था। अब खिलजी वंश की बात चल रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया खिलजी वंश के बारे में, किलखोरी उसकी राजधानी बनाई गई थी। उसके बाद राजस्व वगैरह करता क्या था? जलालुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व, ठीक है, राजत्व का आधार प्रजा का समर्थन माना। अब इसके बाद जो है इसकी हत्या कर दी गई। पिछले स्लाइड में बता चुका हूँ किसने, उसके दामाद ने, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, जिसका नाम गुरसप्पा या अली था। ठीक है, उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिकंदर द्वितीय की उपाधि किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये पहला
अलाउद्दीन खिलजी पहला एक मुसलमान शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। यानी कि दक्षिण भारत पर इसने पहला आक्रमण, या जो पहला शासक था जिसने आक्रमण किया और उसे जीता भी। उसका जो एक सेना नायक था जिसे हम बोलते हैं मलिक काफूर, को दक्षिण विजय का श्रेय दिया जाता है। यानी कि उसने जो है मलिक काफूर को भेजा था क्या बोलते हैं, शासन करने के लिए। ठीक है, मलिक काफूर को दक्षिण भारत में भेजा था शासन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो मलिक काफूर था उसका दक्षिणी मार्ग में विजय अभियान उसने किस टाइप से आपको जीता था। इसमें आप देख सकते हैं, इस मैप में शेडेड हिस्सा है, यहाँ से इधर लगभग यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे करके वो जीतता गया है दक्षिण भारत में मलिक काफूर। ठीक है, यहाँ तक उसने पूरा दक्षिण भारत में अपना वर्चस्व लहराया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन की कुछ नीतियाँ, देखते हैं इनकी नीतियाँ क्या है। ये सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी इसकी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अलाउद्दीन ने इनाम, मिल्क तथा वल्फ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तन कर दिया था। जो शुरू में हमने भूमि देखा था इसको उसने परिवर्तित कर दिया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित की थी। यानी कि नाप जितना था उस पर लगान उसको लेता था या वसूलता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की थी। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा घोड़े के लिए दाग प्रथा, यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घोड़े दागने की प्रथा किसने चालू करवाई थी, तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चालू कराई थी। और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। कुछ चीज़ें और बता देता हूं, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का भू राजस्व जो था उसने बढ़ा दिया था। भू राजस्व उसने 1/2 कर दिया था, यानी कि लगभग 50%। उसने जो है खम्स या लूट का धन, यानी कि जो अगर कुछ लोग लूट करते थे तो लूट का धन था, उसमें भी उसने हिस्सा क्या कर दिया था, सुल्तान का हिस्सा 1/4 था, उसकी जगह पे 3/4 वो लेने लगा। यानी कि पहले 25% लेता था, अब जो है वो उससे ज़्यादा लेने लगा। तो ये कुछ चीज़ें उसने की थी। उसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी चालू करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे और मैं आपको थोड़े से फैक्ट बताता हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके द्वारा कुछ टैक्स या कुछ कर लगाए गए थे। वो कर क्या थे देख लेते हैं। जैसे कि एक चराई कर लगाया गया था, नाम से ही स्पष्ट है कि चराई। तो चराई कर जो था, जो दुधारू पशुओं होते हैं जैसे कि गाय भैंस जो दूध देते हैं आपको, तो उन पर लगाया जाता था। एक गड़ी कर था, एक क्या था, गड़ी कर था। तो गड़ी कर में क्या होता था, ये लगाया जाता था आपका घरों एवं झोपड़ियों पर। गड़ी कर किस पे लगाया जाता था, घरों एवं उसके बाद आपका क्या हो गया, झोपड़ी या झुग्गी झोपड़ी जो था उस पे ये लगाया जाता है। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी 1316 में। कब हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु? 1316 में। अब उसके बाद एक आया कौन, मुबारक खिलजी। उसके बाद कौन आया, मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी। ठीक है, अब मुबारक खिलजी जो था वो थोड़ा सा अजीब प्रकार का था, कभी कभी निर्वस्त्र भी घूमता था। ठीक है, स्त्रियों की संगत उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, कभी कभी राज दरबार में जो है नग्न अवस्था में भी आ जाता था, तो इसलिए वो थोड़ा सा साइको बोल सकते हो आप उसको, या पागल बोल सकते हो, उस टाइप का व्यक्ति था। तो इसलिए वो शासन नहीं कर पाया। अब जो मुबारक खिलजी था या मुबारक खां था, उसने खलीफा की भी उपाधि धारण की। ठीक है, लेकिन वो कोई मतलब का नहीं था, तो इसलिए मुबारक का जो वजीर था खुसरो। कौन था, खुसरो था। उसने क्या किया, उसने जो है उसकी हत्या कर दी और 1320 ईस्वी में जो है स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो 1320 में जो है दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठ गया, खुसरो बैठ गया। और यहाँ से जो है उसका शासनकाल समाप्त हुआ और यहाँ पे खिलजी वंश का शासनकाल समाप्त हो गया। तो बहुत ही कम समय खिलजी शासन हुआ। ठीक है, जिसके अंतर्गत 4-5 शासकों ने शासन किया, जिसमें मेन था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें उसी ने की थी। देखिए, जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना कराई थी, उसके बाद अलाउद्दीन आया जिसने कि बहुत सारी चीज़ें करी, फिर उसके बाद मुबारक खिलजी आया जो कि किसी काम का नहीं था, और उसके बाद खुसरो आए तो उन्होंने थोड़ा समय के लिए शासन काल किया। इसके बाद आएगा आपका तुगलक वंश जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
तो अब जो है यहाँ पे आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight और www.facebook.com/groups/scholarlight। यहाँ पे आप लाइक और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप जल्द ही देख पाएंगे और आप नेक्स्ट और वीडियो देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, जहाँ पे हम तुगलक वंश या मॉडर्न हिस्ट्री के और भी वीडियोस को देखेंगे। चलिए, थैंक यू।